नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलाम वंश। आप सब लोग जानते हो मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारत में होता है और मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और मोहम्मद गोरी जब 1205 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु होती है, उस समय उसके पास 3 वफादार गुलाम थे। एक कौन था? यालदौज था। दूसरा कौन था? कुबाचा था। और तीसरा कौन था? मोहम्मद गोरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो 1205 ईस्वी में कौन मरा है? मोहम्मद गोरी मरा है। और इस मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। और ये 3 गुलाम हैं, है ना। और इन तीनों गुलामों ने मोहम्मद गोरी के द्वारा जीते गए भूभाग पर शासन करना आरंभ किया। इसमें से अगर हम यालदौज को देखें तो ये जो गजनी है, गजनी में ही स्थित एक किरमान नामक स्थान है, वहाँ का ये सूबेदार होकर के वहाँ पर शासन कर रहा है। दूसरा है कुबाचा। ये जहाँ आपका आज के डेट में पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान, यहाँ पर ये सिंध वाला प्रांत है और इधर क्या है? मुल्तान वाला प्रांत है। तो सिंध और मुल्तान वाले क्षेत्र में कुबाचा ने शासन किया। और तीसरा गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि भारत में लाहौर और दिल्ली, है ना। लाहौर तो आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन हमारे भारत से ये बहुत नज़दीक है। और यही इसी भूभाग पर, यानी लाहौर और दिल्ली वाले इन भूभाग पर, यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान में अजमेर वाला प्रांत है, अजमेर वाला क्षेत्र है ना। तो अजमेर, इन सभी क्षेत्रों में किसने शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। जबकि ये तीनों ही वफादार गुलाम हैं किसके? मोहम्मद गोरी के। अब हमको गुलाम शब्द पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश, है ना। इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया, है ना। गुलाम मीन्स क्या होता है, इस चीज़ को पहले जान लीजिए। देखिए, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से आई हुई जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं ना, वो गुलाम का मतलब और कुछ समझ लेती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि झाड़ू पोछा लगाने वाला, चूल बर्तन करने वाला, ये हमारे गुलाम होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। झाड़ू पोछा करने वाला गुलाम थोड़े होता है ना। चपरासी उसको कहते हैं। देखिए, यहाँ पर गुलाम का अभिप्राय यह है कि जैसे कोई शासक है, मान लेते हैं मोहम्मद गोरी ही शासक है। मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा प्रतिभावान बालक को देखता है ना, उसको क्या करता है? खरीद लेता है। उसको खरीद लेता है, उसके माता पिता से खरीद लेता है। और ख़रीदता किस लिए है? सैनिक सेवा के लिए। तो हमेशा इतना जानते रहिए कि इस समय जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का जब शासन चल रहा था, उस समय गुलाम खरीदने की प्रथा चल रही थी। शासक लोग गुलाम खरीदते थे। अपने साम्राज्य में जो सबसे अधिक प्रतिभावान बालक दिखता था, जो 5 साल का या 6 साल का या 7 साल का, है ना, 8 साल का, ऐसे बालक जो होते थे जिनमें बहुत बढ़िया प्रतिभा देखी जाती थी, वो प्रतिभावान दिखते थे, उनको शासक क्या करता था? खरीद लेता था। खरीद करके उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको युद्ध कौशल को देना, है ना। और बहुत सारा, कहने का मतलब है कि वो शासक एक पिता की भांति उस बालक को पालता पोसता था, और वो बालक भी बड़ा होकर के उसके प्रति वफादार होता था, है ना। उसको कहा जाता है गुलाम। और वो मुख्य रूप से सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, क्योंकि शासक की जो रीढ़ होती है ना, वो सैनिक ही होते हैं। तो सैनिकों को संचालित करना और शासक की देख रेख करना, ये किसकी जिम्मेदारी होती थी? गुलाम की। तो जाहिर सी बात है, ऐसा व्यक्ति जिसके कंधे पर इतना बड़ा भार हो, सैनिक सेवा का भार हो, शासक की देख रेख का भार हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिभावान होना जरूरी है। तो प्रतिभावान बालक को वह अपने साम्राज्य से चुन करके उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका युद्ध कौशल, इन सब चीज़ों पर वो ध्यान देता था, और उसी को कहा जाता था गुलाम। आज के डेट में आप ये कह सकते हो कि आज के डेट में जैसे गोद, किसी बच्चे को गोद लिया जाता है ना, उसको अपना बच्चा समझ करके पाला पोसा जाता है ना, और अपने संपत्ति का उसको वारिस बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस समय हुआ करता था। लेकिन उस समय संपत्ति का वारिस उसको नहीं बनाया जाता था। बस ये होता था कि शासक उसको अपने पुत्र जैसा समझता था, लेकिन अपना उत्तराधिकारी उसको नियुक्त नहीं करता था, है ना, क्योंकि उसमें उसका खून नहीं था। लेकिन जब वह अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देता था, तो उसको उसका खून का रिश्ता भी बन जाता था, और तब वह शासक बनने के काबिल भी हो जाता था। और ऐसा बहुत सारा, इतिहास में ऐसे बहुत सारे शासक बने हैं जो ऐसे बहुत सारे गुलाम लोग शासक बने हैं जो शासक के पुत्री से विवाह करके, यानी शासक के दामाद हुआ करते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद
और गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, गुलाम वंश। गुलाम वंश, अब देखिए गुलाम वंश इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश को स्थापित कर रहा है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम है इल्तुतमिश, वो भी यहाँ पर शासन करेगा। इल्तुतमिश का एक गुलाम है जिसका नाम है बलबन, वो भी यहाँ पर शासन करेगा। और यही तीन लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, यही तीन लोग गुलाम वंश के मुख्य शासक हैं। इन्हीं तीन लोगों की वजह से ही गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है और इतिहास में अपनी एक नई पहचान बनाता है ना। इसीलिए इस वंश का नाम क्या रखा गया? गुलाम वंश। अब देखिए यहाँ पर गुलाम वंश का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना होती है 24 जून 1206 ईस्वी को। इसी दिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया। 24 जून 1206 को इसने अपना राज्याभिषेक किया। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ना 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। अब ये अपनी मौत से नहीं मरा, ये एक एक्सीडेंट से मरा था, है ना। 1210 ईस्वी में ये घोड़े पर बैठ करके चौगान खेल रहा था। अब आपको चौगान बता दे क्या होता है। घोड़े पर बैठ करके एक स्टिक ले करके ऐसे घुमाते रहते हैं और नीचे गेंद रहती है, उसी गेंद पर क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, और वो गेंद खूब दूर तक जाती है। फिर उस गेंद के पीछे हम दौड़ करके उस गेंद तक पहुंचते हैं और फिर स्टिक चला करके उसको मारते हैं। तो ये वाला जो खेल है, जिसको आप टीवी वगैरह में बहुत अच्छे से देखे होंगे, उसको कहते हैं चौगान। तो ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके मर गया था, है ना। अब अगला पॉइंट ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ये एक गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है। गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है। और ये गुलाम या बंदगा किस लिए खरीदे जाते थे? सैनिक सेवा के लिए खरीदे जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना तो इसने मलिक एवं सिपह सवार की पदवी से अपने आप को संतुष्ट किया। यानी शासक बनने के बाद इसने अपने आप को 2 उपाधियां दी। एक उपाधि दिया मलिक, दूसरा उपाधि दिया सिपह सवार का। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ना जब शासक बना तो 4 साल तक शासन किया। 4 साल के शासन काल में इसने ना तो अपने नाम से कोई सिक्का जारी करवाया और ना ही अपने नाम का कोई खुतबा पढ़वाया। ना ही कोई अपने नाम का सिक्का जारी करवाता है और ना ही खुतबा पढ़वाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गुलाम वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने शासन काल में अपने नाम से कोई भी सिक्का नहीं चलवाया। इसके शासन काल में सिक्का चला है, लेकिन इसके नाम से कोई सिक्का नहीं चला, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वह शासक है जो अपने नाम से कोई भी सिक्का नहीं चलवाया और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह है कुतुब मीनार की नींव। कुतुब मीनार की नींव दिल्ली जो है, दिल्ली में कुतुब मीनार बना है। आज भी वो कुतुब मीनार है ना। थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है लेकिन आज भी है। उस कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और वो नींव केवल रखा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार तो 5 मंजिले का है, उस 5 मंजिले में से नींव रखा, यानी 1 मंजिल का ही निर्माण ये करवाया था। तो हम ये कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी जो कि 1 मंजिला थी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का 1 मंजिला बनवाया था, है ना। लेकिन 1 मंजिले से आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मंजिला किसने बनवाया? दूसरा मंजिला, तीसरा, चौथा, 5वां, इन मंजिलों को बनवाया है, यानी पूरा करवाया है किसने? इल्तुतमिश ने। इसका गुलाम था और इसका दामाद भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका लड़का आराम शाह शासक बनता है, लेकिन आराम शाह 8 महीने तक ही शासन कर पाता है ना। और उसकी हत्या, ये इल्तुतमिश जो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, आगे के इतिहास में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, तो उसकी हत्या कर देता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस कुतुब मीनार की नींव रखी थी, 1 मंजिला बनवाया था, उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 4 मंजिला और जोड़ा। 1 मंजिला तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ये 4 मंजिला और जोड़ा और 4 मंजिला जोड़ करके कुतुब मीनार की टोटल ऊंचाई बनवा दिया 225 फीट, है ना। अब देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नींव किसने रखी? ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, है ना। मरम्मत किसने करवाई, यानी उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो तुगलक वंश का एक शासक है फिरोज शाह तुगलक। उसी फिरोज शाह तुगलक ने 4थे और 5वें मंजिल का उसने पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि उस समय कुतुब मीनार
थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको तुड़वा करके जहाँ पर उसको तोड़ने लायक था वहाँ तुड़वाया, जहाँ नहीं तोड़ने लायक था वहाँ नहीं तुड़वाया और मरम्मत उसका करवा दिया। यानी पुनर्निर्माण का कार्य किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये था जो कुतुब मीनार, ये दिल्ली वाला कुतुब मीनार है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? दिल्ली से ही ऐसे ही कुछ दूर पर राजस्थान वाले क्षेत्र में अजमेर पड़ता है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। कहाँ बनवाया है? अजमेर में बनाया है। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत विद्यालय बनवाया गया था। उसी संस्कृत विद्यालय के ध्वंसावशेष पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। यानी हम कुल मिला जुला कर कह सकते हैं ना कि जब अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ, जो कि चौहान वंश के शासक थे, विग्रहराज चतुर्थ जब शासन कर रहे थे तो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने संस्कृत विद्यालय बनवाया था। उस संस्कृत विद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया और तुड़वा करके उसी जगह पर क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, है ना। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके ध्वंसावशेष पर बना है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाए गए संस्कृत विद्यालय के ध्वंसावशेष पर बना है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक कुबत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भी किसी के ध्वंसावशेष पर है। ये किसके ध्वंसावशेष पर है? ये हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष पर बनवाया गया है। तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसके ध्वंसावशेष पर बनवाया गया है? हिंदू मंदिर एवं जैन मंदिर के ध्वंसावशेष पर इसको बनवाया गया है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इस गुलाम ने मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद यहाँ पर जो गुलाम वंश की नींव रखा, उस गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दानी था, दानी प्रवृत्ति का था। और इसका जो स्वभाव था ना वो उदार था। दानी प्रवृत्ति और उदार स्वभाव के कारण ही इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और इसी के समकालीन यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन ही एक और शासक हुआ करता था जो कि हिंदू शासक था। उसको वह भी इससे ऐसी ही प्रवृत्ति रखता था, उदार एवं दानी वाली प्रवृत्ति रखता था। उसका नाम क्या है? लक्ष्मण सेन है। तो याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रवृत्ति जैसा हिंदू शासक उसके समकालीन कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। इस चीज़ को भी याद रखना कि लक्ष्मण सेन कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा उदार एवं दानी प्रवृत्ति का था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक विद्वानों का आश्रयदाता भी था, क्योंकि इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, एक हसन निजामी और दूसरा फ़ख-ए-मुदब्बिर। हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर ये 2 विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हसन निजामी किसके दरबारी थे या दरबारी कवि थे? तो हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। अब लाहौर से 2 क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी भी इसकी लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया ना तो उसको दफनाया भी कहाँ गया था? लाहौर में ही दफनाया गया था। और ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया है ना, जब उसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है, उसी समय मैंने बताया कि ये इसकी मृत्यु जब हुई थी तो एक एक्सीडेंट से हुई थी। और वो एक्सीडेंट क्या था? घोड़े से चौगान खेलते हुए गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, एक चीज़ ये जान लीजिए, यहाँ पर जब मैंने बनाया है तो ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन पहले नहीं थी, है ना। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब ये लाइन बनाई गई। और इस लाइन को बनाने वाला कौन है? जिसको मैं मिटा रहा हूँ, उस लाइन को बनाने वाला कौन है? इस लाइन को बनाने वाला एक अंग्रेज़ है जिसका नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ। इसीलिए इस लाइन का नाम क्या है? रेडक्लिफ लाइन। पहले ये वाली लाइन नहीं थी। जब पाकिस्तान नहीं बांटा गया था तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से था, है ना। भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से था। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।